हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। क्योंकि ऑनलाइन तो शायद सो के उठोगे अभी। ऑनलाइन वाले घर पे आराम से उठते हैं, आप लोग को कहीं से चल के आना पड़ा होगा। तो बहुत अच्छी बात है। मनोज सर आपसे बहुत कुछ बातें कर चुके हैं कि आप बहुत सही समय पर हैं, बहुत जल्दी आपने स्टार्ट लिया है। डेफिनेटली इसका आपको ज़बरदस्त एडवांटेज मिलने वाला है। अब बाकी स्टूडेंट्स से हमेशा आगे चलेंगे और वही आपका सही डिसीजन है। तो हम अब वो सब मनोज सर आपको अच्छे से बता चुके हैं, बात कर चुके हैं कि आपने जो डिसीजन लिया, स्टेप उठाई, बहुत अच्छी है। तो वो सब पर मैं जाना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेम है, चैप्टर हमारे डिवाइडेड है अभी, क्योंकि इस बेच में हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम चैप्टर मिलके पढ़ा लेंगे। बाकी पिछली बैच हमारी मेरी अलग चल रही है, मनोज सर की अलग चल रही है, कोई बात नहीं। चैप्टर हमारा अभी डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर मैं लूंगा, कौन सा बोलेंगे। अब आपको मनोज सर बेसिक बता चुके हैं काफ़ी कुछ, तो मैं उन सब पर जाने की बजाय सीधे कुछ पहले आपसे पूछता हूं। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून, क्या चाहते हैं आप लोग, बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल? आप मुझसे क्या पढ़ना चाहेंगे आज अभी, इंटरमीडिएट लेवल या बेसिक्स? क्या चाहेंगे? ऑन योर चॉइस। इंटरमीडिएट तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वो जो आपके इंटरमीडिएट में यूजफुल है, इंटरमीडिएट में काम आने वाला है, सीधे वहीं से शुरू करते हैं। क्योंकि मेरा बेसिक भी कुछ ऐसा होता है, मुझे पुराने बच्चे कई बार बोलते हैं, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है तो मेरी तरफ से चॉकलेट आपको स्पेशल। आपको पहले दिन चॉकलेट मिली थी, पर वो पहला दिन था, पर मेरा पहला दिन आज है, तो मैं अपनी तरफ से आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं। तो मेरे बारे में ये है कि मैं जो बेसिक कुछ बताता था, वो बेसिक इतना अपर लेवल कई बार हो जाता था, इतना यूनिक होता था, इतना अलग होता था कि कई बार बच्चों को वो बेसिक भी दिक्कत देता था कि सर ये बेसिक तो हमने जिंदगी में पहली बार सुना, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं है। वही 11th, लेकिन 11th के बेसिक को मैं बताता अपने ढंग से और बिल्कुल सही और लॉजिकल, पर वो स्टूडेंट कई बार उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो मैं अभी वो सब नहीं बता रहा। व्हाट अबाउट आवर चॉकलेट? तो बेटा जो जो कष्ट उठाता है, जो कुछ तकलीफ उठाता है, उसको ज़्यादा मिलता है। ये चलकर यहाँ आए पढ़ने के लिए, तो ये तो अभी बेटा चॉकलेट क्या, इनको तो बहुत कुछ मिलेगा अभी, तुम देखना। हम यहाँ आपको दिखा दिखा कर इनको खिलाएंगे। कभी इनको खिलाएंगे हॉट डॉग, कभी खिलाएंगे पिज़्ज़ा, कभी खिलाएंगे कचौरी, कभी खिलाएंगे पोहे, कभी कॉफ़ी, क्या क्या मैं तुम तक पहुँचाऊँगा। तुमको ऑनलाइन हो, ऑनलाइन बेटा इनको चॉकलेट दिखा देना, चॉकलेट दिखाना है। ऑनलाइन का मतलब ये होता है सब कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन जरूर, जब भी इनको कचौरी खिलाएंगे पहले आपको दिखाएंगे, फिर इनको खिलाएंगे विथ चटनी। चलिए तो शुरू करते हैं आज से। बजाय बेसिक के मैं सीधे इंटरमीडिएट लेवल पर कुछ जो जरूरी है वो आपको शुरू करता हूं, ठीक है? नंबर वन यहां पर हम जो आज बेसिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये चैप्टर नहीं, बेसिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारी काम की चीजें हैं वो है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वगैरह भी होगा, पर हमारे काम का बस यही है अभी जो हमारे लिए रेलिवेंट है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे सबसे पहले। रिगार्डिंग बैलेंस शीट,
बताऊंगा बेटे सारी बातें। बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपका इस पर एक सेपरेट चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अलग से चैप्टर है जिस पर क्वेश्चन आता ही है। नंबर 1 वो पढ़ना है। दूसरा, आप पढ़ेंगे अमालगमेशन, उसमें आपको बनानी पड़ती है बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, तो बैलेंस शीट अमालगमेशन में भी बनानी पड़ती है। तीसरा, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, जिसका क्वेश्चन आता ही है, अभी भी आया था एग्जाम में, उसके बाद भी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्ट्रक्शन। फिर अमालगमेशन में बैलेंस शीट बनती है, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन बनती है, ये बैलेंस शीट का अपना एक अलग चैप्टर है। 3, चौथा बायबैक चैप्टर भी है, उसके बाद भी बैलेंस शीट बनती है। मतलब कम से कम 4 या 5 चैप्टर है जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाना सीखना होगा। और कई बार पेपर में 3-3 बैलेंस शीट आ जाती है, 4-4 बैलेंस शीट आ जाती है, तो क्वेश्चन फिर वो पेपर लेंदी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना हमेशा एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। बैलेंस शीट को मैच करना, टेली करना एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। उसमें हमारी महारत हासिल होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। बैलेंस शीट हम ऐसे बना लें, ये एक्सपर्टाइज तब आएगी जब इस पर हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्पीड होगी, तब जाके हम एक पेपर में 3 या 4 बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट पर ध्यान देना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट का बनाकर सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका मैं फॉर्मेटिंग आपको बता रहा हूं। बैलेंस शीट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग बैलेंस शीट, रिगार्डिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप जानते हैं एज पर शेड्यूल, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बेटा ये जो बैलेंस शीट बनती है, ये बैलेंस शीट सारी कंपनी की एक ही फॉर्मेट में बने, एक जैसी बने, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए कंपनीज एक्ट ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स किया हुआ है, और वो फॉर्मेट गिवन है शेड्यूल 3 में, गिवन है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बेटा ये जो शेड्यूल 3 है, ये बैलेंस शीट के बारे में हम बात बताएं। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। डिवीजन 3 बेटा डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, ये 3 डिवीजन है शेड्यूल 3 के। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, ये 3 डिवीजन है शेड्यूल 3 के। आपने शेड्यूल 3 का नाम सुना होगा, लेकिन डिवीजन 1, 2 और 3 आप पहली बार देखेंगे। डिवीजन 1, यहां पर ये एप्लीकेबल on company on which AS is applicable. Applicable on company on which AS is applicable. डिवीजन 1 उन कंपनीज पर लगता है जो एस में कवर्ड है, जिन पर एस लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन पर लगता है, उनकी बैलेंस शीट डिवीजन 1 के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। बेटा मैं आपको आज कुछ नई बात बताने वाला हूं, जनरल नॉलेज के लिए भी। और यहां पर यह है एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, ऑन कंपनी on which Ind AS is applicable. जिन पर Ind AS लगता है वो डिवीजन 2 से कवर होती है, उनका फॉर्मेट अलग होता है, डिफरेंट होता है।
जिन पर एस एप्लीकेबल है वो डिवीजन 1 से कवर्ड है, उनका फॉर्मेट अलग है। जो कंपनीज पर इंड एस लगता है वो डिवीजन 2 में कवर होती है, उनका फॉर्मेट अलग है। और एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इस पर अभी फोकस ना करें तो अच्छा होगा, पर वो डिवीजन 3 से कवर होती है। आपको डिवीजन 3 का लोड लेने की अभी जरूरत नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर एस किस पे लगता है और इंड एस किस पे लगता है? वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो एस के टीचर आपको बता ही नहीं, बताने वाले हैं, बस मैं आपको नॉलेज डाल सकता हूं। मतलब यदि बात करें एस किन पर लगता है, तो बेटा सामने दुकान है, ये प्रोप्राइटरी है, इसका प्रोप्राइटरी है, मतलब कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, या पार्टनरशिप है, उस पर क्या लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड एस नहीं लगता। एस किस पे लगेगा? छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर। लेकिन इंड एस किस पे लगेगा? बड़ी कंपनीज पर। बड़ी कंपनी पे क्या लगता है? इंड एस। और छोटी बड़ी कंपनी पर एस। अब ये क्या है, बड़ी और छोटी का गणित क्या है बेटा? जैसे एक प्रोप्राइटर है, यूजुअली प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है, तो उसमें क्या लग जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एक पार्टनरशिप है, क्या लग जाएगा? एस। कंपनी है, लेकिन कंपनी बेटा कंपनी दो तरह की होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। क्या आप समझते हैं लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी? लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी समझते हैं? वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। बेटा अब आप कहेंगे सर स्टॉक एक्सचेंज हमने पहली बार सुना है। अच्छा चलो, आप मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो आप अपना प्रोडक्ट अपनी दुकान से बेच रहे हो, एक अलग वो होता है, और एक आपने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। कौन सा प्लेटफॉर्म बेटा? नहीं, सामान बेचने का प्लेटफॉर्म कौन सा इंडिया में? किसके थ्रू आप सामान बेच सकते हो ऑनलाइन? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। यदि आपने अपना दुकान से माल बेचा, एक वो होता है, और एक अपने क्या करा, अपने आप को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड करवा लिया। अब आपका माल किसके थ्रू बिकेगा? फ्लिपकार्ट के थ्रू बिकेगा, अमेजॉन के थ्रू बिकेगा। तो आप फ्लिपकार्ट में क्या हो गए? रजिस्टर्ड हो गए। फर्क है कि नहीं दोनों में? एक अपनी दुकान से माल बेचना, एक फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचना। फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हो मतलब आप अपने आप को क्या कर चुके हो? फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड कर चुके हो, इनरोल कर चुके हो। अब आपका माल बिकेगा थ्रू फ्लिपकार्ट। वैसे ही बेटा शेयर्स में होता है। शेयर्स में आपको शेयर कैसे बेचना है? मुझे शेयर बेचना है तो मैं इनसे बात करूं भाई तुम्हें शेयर चाहिए, इनसे पूछूं कि भाई मेरे पास रिलायंस के शेयर चाहिए, या इनसे पूछूं, ये सब बोले भाई नहीं चाहिए, ऐसे तो मैं कैसे ढूंढूंगा ग्राहक? तो मैंने क्या करा, यदि मुझे शेयर बेचना है तो कहां पहुंच जाऊं? स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाऊं तो मेरा शेयर इजीली बिक जाएगा। मैं स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक मार्केट जहां पर लोग खरीदी बिक्री के लिए इकट्ठा होते हैं, वो क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज आप समझते हैं मेरे ख्याल से, जहां पर शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। अब कंपनी यदि वहां रजिस्टर्ड है तो फिर कंपनी क्या कही जाएगी? लिस्टेड। और कंपनी का वहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कंपनी क्या होगी? अनलिस्टेड। जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी ने अपने आप को क्या कर रखा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवा रखा है? रजिस्टर्ड करवा रखा है। तो यदि आपको रिलायंस के शेयर खरीदना बेचना है तो किसके थ्रू खरीद लो? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर खरीद लो या वहां बेच दो। तो रिलायंस कहां रजिस्टर्ड है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, बीएसई है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते ना, बीएसई, एनएसई, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यदि रिलायंस ने अपने आप को एनएसई में भी रजिस्टर्ड कर रखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वो नेशनल मतलब आपको शेयर खरीदना है तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या नेशनल स्टॉक के थ्रू आप खरीदी बिक्री कर सकते हो। पर मान लो एक कंपनी इंदौर की काफी बड़ी है, मान लो अच्छी कंपनी है, वो भी पब्लिक कंपनी है, मान लो पब्लिक कंपनी, समझते पब्लिक, पर उसने अपने आप को कहीं भी रजिस्टर्ड, तो वो क्या कंपनी हुई? अनलिस्टेड। तो एक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है वो लिस्टेड, और जो स्टॉक में रजिस्टर्ड नहीं है वो अनलिस्टेड। किसमें शेयर बेचना आसान है? लिस्टेड के शेयर बेचना खरीदना आसान है, अनलिस्टेड के शेयर बेचना खरीदना आसान। फॉर एग्जाम्पल बेटा अपन लोगों ने, हम सब लोग मिलकर कंपनी बना ली, हम 100-150 लोग हैं, हमने कंपनी बना ली, तो ये क्या हुई? प्राइवेट या पब्लिक? हम 100-150 लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली तो क्या हुई? प्राइवेट।
प्राइवेट कंपनी में कितनी लिमिटेशन है? अब मतलब चलो 100-150, हमने 300 लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली, चलो ठीक है 300 लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली, तो हमारी कंपनी पब्लिक है, पर हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपने को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो हम पब्लिक कंपनी है पर अनलिस्टेड है, हमने हमारा शेयर अनकोटेड है, उसका कोई लिस्टिंग नहीं है। अब यदि वो हम उस कंपनी के शेयर है ना, तो बेटा बेचने के लिए हमें ग्राहक ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा किसको खरीदना है, बोलो तुम्हें खरीदना है, तुम्हें खरीदना है, तुम्हें खरीदना है या मुझे खरीदना है, पूछना पड़ेगा आप बेचोगे क्या, शेयर आप बेचेंगे क्या, आप बेचेंगे क्या, ये मुश्किल काम है। तो जो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होते वो क्या होती है? अनलिस्टेड, अनकोटेड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ अब देखिए, अब कंपनी यदि लिस्टेड है, बताओ लिस्टेड है मतलब बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है मतलब पब्लिक कंपनी तो है पर उसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड भी है, लिस्टेड भी है, तो वो बड़ी हुई या छोटी हुई? तो बेटा उस पर क्या लगेगा? इंड एस। तो इंड एस लगेगा ऑल, क्या लिखेंगे? ऑल लिस्टेड कंपनीज। बेटा लिस्टेड कंपनीज पर लगता है इंड एस। लेकिन अब बची कौन सी बेटा? ये तो होगी लिस्टेड कंपनीज, लेकिन अनलिस्टेड पे क्या लगेगा? अनलिस्टेड मतलब जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड, तो बेटा एक होती है अनलिस्टेड। अब बताएं अनलिस्टेड, क्या अनलिस्टेड कंपनी मतलब छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी? अनलिस्टेड में भी बड़ी छोटी हो सकती है बेटा। जिस कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो क्या हुई, बड़ी या छोटी? नेटवर्थ, समझते हो? नेटवर्थ, संपत्तियां 250 करोड़ से ज्यादा है तो बताओ वो कंपनी छोटी हुई या बड़ी? बड़ी कंपनी हुई, वो बड़ी कंपनी है, भली वो क्या है? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड होने के बावजूद उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर भी क्या लग जाएगा? इंड एस लग जाएगा। लेकिन यदि कोई कंपनी अनलिस्टेड है पर नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, 250 करोड़ से 10 करोड़, 5 करोड़, 20 लाख, 50 लाख, 250 करोड़ से कम नेटवर्थ है तो उसको फिर ये मानते हैं छोटी कंपनी, फिर उस पर क्या लगेगा? एस। तो यहां क्या लिखूंगा बेटा? यहां पर अनलिस्टेड कंपनीज whose net worth is 250 करोड़ और मोर। और ये अनलिस्टेड कंपनी whose net worth is less than 250 करोड़। ठीक है, तो बेटा अब हम ये पढ़ तो रहे नॉलेज के लिए, पर आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर ए जनरल नॉलेज, जस्ट फॉर ए नॉलेज आपको बताया, इतना लोड मत लेना कि आपको याद रहने रहे। अब बेटा हमें इंटर में क्या पढ़ना है? इंटर में हमें एस पढ़ाया जाता है और फाइनल में इन एस पढ़ाया जाता है। तो हमें जब एस पढ़ना है तो हम बैलेंस शीट कौन सी वाली देखेंगे? एस जिस पर गवर्न है, मतलब डिवीजन 1 वाली बैलेंस शीट। अब आप कहेंगे सर डिवीजन 1 और 2 की बैलेंस शीट में बताऊंगा बेटा फर्क। हाँ, एनबीएफसी छोड़ दो, हमें वो पढ़ना ही नहीं है अभी, तो क्यों बेवजह हम पढ़े एनबीएफसी क्या होता है क्यों होता है, बस अभी तो हमें तो इंटरमीडिएट में ये कहां पढ़ना है, ये हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट में। और बेटा ये कहां पढ़ेंगे आप? फाइनल में पढ़ेंगे आप। मैं मान के चला हूं कि आप फाइनल में पहुंचेंगे, मैं मान के चला हूं कि आप फाउंडेशन भी क्लियर करेंगे और मान के चला हूं कि आप फाइनल में पहुंचेंगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है, जब मेरे ऐसा व्यक्ति सीए बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। मैं बताऊंगा अपनी स्टोरी कि हम कितने मतलब आप, मुझे लगता है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं शायद सबका मेंटल लेवल, सबका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा या जो सबका स्टैंडर्ड होगा वो सबका मुझसे तो अच्छा ही होगा। जो ग्रेस्पिंग होगी वो सबकी मुझसे अच्छी होगी। मेरा ग्रेस्पिंग उतना वीक था
लेकिन फिर भी मैं सीए बना। जब मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं, बस आप में जो मेहनत करने की इच्छा होना चाहिए, जो मुझ में थी। तो मैं मेरा मतलब लो ग्रेस्पिंग पावर, लो इंटेलेक्चुअल लेवल के बावजूद भी मेहनत के दम पर मैं सीए बन गया। तो आप भी यदि मेहनत और कर लो तो आपके सीए बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आप फाइल में पहुंचोगे क्या सीए भी बनोगे। चलिए अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट में हमें क्या पढ़ना है, एस। और एस मतलब कौन सी बैलेंस शीट, डिवीजन 1 वाली। अब आपको बताऊं बेटा, इसको आप वो मत लेना, जैसे जब हम बैलेंस शीट ये डिवीजन 1 वाली बैलेंस शीट और डिवीजन 2 वाली, अब कहेंगे सर जो हमें पढ़ना ही नहीं तो क्यों, मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं बेटा, एक बार नॉलेज लेने में क्या बुराई है। बेटा जब ये बैलेंस शीट बनती है ना तो आपको शायद थोड़ा बहुत पता हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है थोड़ा। यहां पर इक्विटी एंड, यस आपको पता है बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आती है पहले, और फिर यहां आती है असेट्स। लेकिन डिवीजन 2 में बेटा पहले क्या आती है, असेट्स, और फिर यहां आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है फॉर्मेट में। यदि डिवीजन 1 में बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, जो जिन पर एस एप्लीकेबल है वो इक्विटी एंड कैपिटल पहले दिखाते हैं और असेट बाद में। और जबकि जिन पर डिवीजन 2 मतलब जो इंड एस वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी, यदि आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखेंगे, आप इंफोसिस की बैलेंस शीट देखेंगे, आप आईटीसी की बैलेंस शीट देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, पहले पहले असेट और नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये फर्क है। बाकी चीजें और भी ब्रॉडली तो मैं बता रहा हूं, बाकी और भी फर्क होगा, लेकिन ये मैंने बताया ब्रॉड डिफरेंस। अब क्या सही है क्या गलत है ये कहना मुश्किल है, ये क्यों डिफरेंस रखा गया, इसके पीछे कुछ रीजन, पर मेरे हिसाब से मतलब दोनों अप्रोच अपने में सही है, इसको गलत सही नहीं बोल सकते। जैसे फंड कहां कहां से आए वो ऊपर आता है, और कहां कहां लगाए गए नीचे आता है। मान लो मतलब जैसे कि आप और हमने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी, आप और हम इक्विटी शेयर होल्डर हैं, हमने कंपनी में 200 करोड़ लगाए, तो ये क्या हो गया, इक्विटी। हमने कंपनी में मिलकर 200 करोड़ लगाए तो ये क्या हो गई, इक्विटी। और कंपनी ने इसको कुछ तो लगा दिया फिक्स्ड एसेट में, कुछ लगा दिया करंट एसेट में। कंपनी ने 70 करोड़ की खरीद ली फिक्स्ड एसेट और 130 करोड़ की खरीद ली करंट एसेट। तो कंपनी के पास आया कितना, 200 करोड़, लगाया कहां, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में लगाया। तो ये है सोर्सेज ऑफ फंड और ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये सोच अलग है कि फंड कहां से आया और फंड कहां लगाया, ये अप्रोच है इस वाली डिवीजन 1 की। लेकिन यहां पर क्या है, कंपनी बिकेगी तो असेट से इतना मिलेगा और उसमें से इनको चुकाया जाएगा। तो दोनों की सोच अलग अलग है, मत जाइए उस डेप्थ में, इतना ही बस ध्यान रखिए कि देयर आर 3 डिवीजन ऑफ शेड्यूल 3। 3 डिवीजन। तो हमारे काम का वो है डिवीजन 1। तो डिवीजन 1 में क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें इक्विटी लायबिलिटी पहले आएगी और असेट बाद में आएगी। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए बेटा। आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो कि हमें सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़ना है वही जो हम फाइल में पढ़ेंगे वो भी अभी बता दिया मैंने आपको। देखिए यदि हाँ, ये तो मैं आपको अभी कुछ और दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये तो मैंने बताया हम बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली, और शेड्यूल 3 डिवीजन 1 और उन कंपनी जिन पर एस एप्लीकेबल है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पर बैलेंस शीट, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, 2 तरह की बैलेंस शीट होती है। क्या सर बैलेंस शीट भी 2 तरह की होती है? हाँ बेटा, बैलेंस शीट 2 तरह की होती है। एक होती है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, और एक होती है बेटा यस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
स्टैंड अलोन बैलेंस शीट और कंसोलिडेट बैलेंस शीट। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट बैलेंस शीट। सिंगल बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट, एक ही कंपनी की बैलेंस शीट, तो वो होगी स्टैंड अलोन। अलोन मतलब इकलौती, इकलौती खड़ी है, स्टैंड अलोन, ये बैलेंस शीट सिर्फ एक कंपनी की है। और कंसोलिडेटेड, कई सारी कंपनी की कंबाइंड बैलेंस शीट, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 कंपनी भी इकट्ठी हो सकती है। जब कई सारी कंपनी की बैलेंस शीट को मर्ज करके बनाया जाता है तो उसको कहते हैं कंसोलिडेट बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल, आप शायद समझते होंगे, वो भी हम समझ लेंगे अदरवाइज। तो ये होती है बैलेंस शीट ऑफ, ये है बैलेंस शीट ऑफ सिंगल कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ सिंगल कंपनी, और ये है कंबाइंड, कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल कंपनीज इन सेम ग्रुप। कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल कंपनीज इन द सेम ग्रुप। यदि कई सारी कंपनी एक ही ग्रुप में है तो उसकी सबकी बैलेंस शीट मर्ज करके बनाई जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेट बैलेंस शीट। तो एक होती है स्टैंड अलोन, एक होती है कंसोलिडेट बैलेंस शीट। ये जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं, इसको सुनो, समझो, और फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग पे लोड मत लेना। अब बेटा, क्या आप समझते हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी? होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी समझते हैं? समझते हैं? मैं मान लो मैं हूं चलो मैं और हम एक ही हो जाते हैं, क्यों अपन डिफरेंस रखें। मान लीजिए आप हैं ऑफलाइन, आप हैं एक कंपनी और उसमें मैं डायरेक्टर, अकाउंट जो भी हो, और ये ऑनलाइन वाले बी कंपनी, ये बी कंपनी है, ये बी कंपनी के शेयर होल्डर है, ये बी कंपनी है, ऑनलाइन बी कंपनी, ऑफलाइन ए कंपनी। अब ये जो कंपनी है इसके बिजनेस पर मैं चाहता हूं मेरा नियंत्रण आ जाए, हमारा कंट्रोल आ जाए, वो हमारे हिसाब से चले। तो उसके डायरेक्टर हमारी सुन नहीं रहे, हमारी बात नहीं मानते, उसके अपने डायरेक्टर हैं, इधर हम अलग है, वो अलग है, उनका अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो अलग कंपनी है, उसके अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारे अलग। वो मेरी सुनेंगे क्या? वो मेरी क्यों सुनेंगे? मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो उस कंपनी पर मैं अपना कंट्रोल कैसे लूं? यदि मैंने उनके शेयर, और ये लिस्टेड कंपनी है, मतलब उसका शेयर मार्केट में शेयर बिक रहा है, उसका डायरेक्टर है मिस्टर परीक्षित, मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं, उसके डायरेक्टर से, उसके प्रोमोटर से, उससे बात करने की जरूरत नहीं। मैं तो कहां पहुंच जाऊं? शेयर मार्केट में कुर्सी लगा के बैठ जाऊं, वहां मैं चेयर लगा के बैठ गया, मेरे ब्रोकर को बोल दिया ये ऑफलाइन कंपनी वाली है बी कंपनी, इसके शेयर खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। मैं ए कंपनी, और मैं क्या कर रहा हूं? बी कंपनी के शेयर खरीदे जा रहा हूं, खरीदे जा रहा हूं, खरीदे जा रहा हूं, खरीदे जा रहा हूं। एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे पास उस बी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर आ गए। मोर देन 50% इक्विटी शेयर आते ही मेरा उस कंपनी पर कंट्रोल आ गया। अब वो कंपनी में वो होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि उसमें हमारा नियंत्रण आ गया एज पर एक्ट। हम उसके बोर्ड में जाकर धूमधाम मचा सकते हैं, उसके बोर्ड में हमारे आदमी बैठेंगे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होगी तो हमारे व्यक्ति वहां बैठेंगे, और डिसीजन वही होगा जो, जब व्यक्ति हमारे बैठेंगे तो डिसीजन वही होगा जो हम चाहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो कंपनी क्या हो गई? सब्सिडी, और मैं क्या हो गया? अपन क्या हो गए? होल्डिंग। हमारा उस पर होल्ड है, तो हम हुए होल्डिंग, और जिस पर हमारा कंट्रोल है वो होती है सब्सिडी। अब मान लो हमारी ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, मेरी बैलेंस शीट अलग बनेगी, उसकी अलग बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। मेरा सी, मैं अलग कंपनी हूं, वो अलग कंपनी है, मेरा ऑडिटर, उसका ऑडिटर, अलग अलग कंपनी बनेगी, अलग अलग बैलेंस शीट बनेगी, अलग अलग ऑडिट होगा, वो होगी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, आपको इसकी बैलेंस शीट मेरे इसमें ए में मर्ज करके एक बैलेंस शीट और बनानी पड़ेगी। वो क्या होगी? अब मेरी बैलेंस शीट में बी का डेटा मर्ज हो गया, मेरे फिक्स्ड एसेट में उसकी फिक्स्ड एसेट, मेरे डेटा में उसके डेटा, मेरे क्रेडिट में उसके क्रेडिटर, तो एक कंबाइंड। अच्छा, कई बार तो क्या होता है, एक कंपनी की ढेरों सब्सिडी कंपनी होती है। आप खुद सोचो, अपन एक कंपनी के शेयर होल्डर, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैं एक कंपनी का अकाउंटेंट हूं।
आपकी एक कंपनी में बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू आर जो भी है, इतनी सारी सब्सिडी कंपनी है आपकी। आपने बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के इतनी कंपनी पर नियंत्रण ले रखा है। आपने, हमारी कंपनी ने इतनी कंपनी में पैसा लगा रखा है, वो भी मेजोरिटी स्टेक है हमारा। तो आपको सिर्फ मेरी बैलेंस शीट से मतलब है, ए की बैलेंस शीट से मतलब है, या आपको बी और सी और डी की बैलेंस शीट से भी मतलब है? क्योंकि आपका पैसा कहां लगा हुआ है? आपने पैसा मुझ में लगाया और मैंने पैसा बी सी डी ई एफ जी में लगा दिया, तो आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं, वो पता पड़ेगा। बी कंपनी की दशा कैसी है। यदि बी कंपनी गई तो हमारा पैसा गया, यदि सी कंपनी अच्छी है तो हमारा पैसा सही जगह है। तो आपको सिर्फ मेरी बैलेंस शीट में से ही मतलब है, या बी सी डी ई एफ जी की बैलेंस शीट से भी आपको मतलब है? बताइए। आपको सिर्फ मेरी बैलेंस शीट देखना है या बी सी डी की बैलेंस शीट भी देखनी पड़ेगी? क्योंकि आपका पैसा मुझ में लगा है और मैंने वो पैसा बी सी डी ई एफ जी में लगा रखा है। तो आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं, उसमें ग्रोथ है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? बी सी डी ई एफ जी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। पर आपके पास इतना टाइम कहां है कि आप मेरी बैलेंस शीट में देखो? बी सी डी ई एफ जी इतनी सारी बैलेंस शीट खोल के देखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अरेंजमेंट क्या किया गया, क्यों ना मेरी बैलेंस शीट में बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सारी बैलेंस शीट मर्ज करके एक कंबाइंड बैलेंस शीट बना दी जाए। वो क्या कही जाएगी? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आपको अब कितनी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी? एक बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उसमें सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ ऑल द कंपनीज विद इन सेम ग्रुप, तो वो होती है कंसोलिडेटेड। और स्टैंड अलोन मतलब एक कंपनी की बैलेंस शीट। देखिए बेटा, ये कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। ये उसका 2024 का है। अब देखिए, देखिए बेटा, ये हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है, अब देखिए उसके सीए का नाम कंपनी के नाम से बड़ा नाम है। सीए की क्या वैल्यू आप देख सकते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट पर, कंपनी के नाम के साथ सीए का नाम भी छपता है। देखिए ये जो कंपनी है कौन सी? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। पहले था ना हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, उसका नाम अब क्या हो चुका है? यूनिलीवर। पता है ना बेटा, यूनिलीवर। हिंदुस्तान लीवर का नाम अब वैसे हो चुका है यूनिलीवर। जो भी हो, ये हिंदुस्तान, ये देखो ये इसकी सब्सिडी कंपनी है। जैसे एक ये है ना पॉन्ड्स, पॉन्ड्स नाम सुना है, और आपका एक और नाम है लेक्मे। ये सब क्या है? इसकी सब्सिडी कंपनी, होली ऑन, होली ऑन सब्सिडी। इसका मतलब क्या? इस यूनिलीवर ने इन सारी कंपनी के 100% शेयर लिए हुए हैं। 100%। कंट्रोल कितने में आ सकता था? मोर देन 50% में। पर इस कंपनी ने तो गजब किया, इस यूनिलीवर ने क्या कर रखा? ये सारी कंपनी में कितने शेयर लिए हैं? सारे के सारे शेयर इसी ने ले रखा है। तो ये क्या हो गई? होली ऑन सब्सिडी। ये सारी कंपनी देख लो, इतनी सारी सब्सिडी है। 11 तो होली ऑन है और 12 और 13 यूनिलीवर नेपाल। जैसे इंडिया में है यूनिलीवर, ऐसे नेपाल की भी है। जैसे हिंदुस्तान लीवर इंडिया में है, तो नेपाल में क्या है? यूनिलीवर नेपाल। ये क्या है? सब्सिडी है, पर होली ऑन नहीं है। मतलब मोर देन 50% होगा, 51% होगा। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि एक कंपनी की कई कई सारी सब्सिडी कंपनी होती है। ये आपके सामने लिस्ट है, कुल कितनी सब्सिडी है? 13 सब्सिडी कंपनी है इसकी। तो जब यदि सिर्फ इस कंपनी की बैलेंस शीट बना जाए, सिर्फ इसकी, तो उसको कहेंगे स्टैंड अलोन। और जब ये कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड प्लस ये इसमें 13 कंपनी की बैलेंस शीट जोड़ दे, पूरे 14 कंपनी की कंबाइंड बैलेंस शीट बने, तो उसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेट। देखिए बेटा, ये देखो, ये है, क्या है ये? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन सी है? कंसोलिडेट मतलब इसमें बैलेंस शीट सिर्फ यूनिलीवर की है या 14 कंपनीज है इसमें? यूनिलीवर भी है और 13 अदर कंपनी का डेटा भी इसमें कंबाइंड है। तो ये कौन सी हुई? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और एक होती है कौन सी? स्टैंड अलोन। तो यदि स्टैंड अलोन मतलब ये देखो,
ये क्या है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये सिर्फ किसकी है? एक कंपनी की बैलेंस शीट है। क्या आपको समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अब बताना चाहूंगा, ये यूनिलीवर बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी? तो इस पर क्या लगा होगा? एस या एस? तो बेटा देखो, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? असेट से शुरुआत हो रही है इसकी। जबकि हम जो छोटी बड़ी, हम जो अभी तक बैलेंस शीट बनाते आए, उसमें सबसे पहले क्या लिखते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि वो कंपनी कौन सी होती थी? छोटी, जिस पर एस लगता था। और ये बड़ी कंपनी है जिस पर क्या लगता है? इंडेस। तो ये शुरुआत कहां से करती है? असेट से शुरुआत करती है। ठीक है, ये सब कुछ बेटा हमने पढ़ा फॉर जनरल नॉलेज। हम वापस लौटाते हैं। हमें तो डिवीजन 1 से चलना है, डिवीजन 1 से। ओके, तो बेटा डिवीजन 1 में जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है, नाम आ जाएगा बैलेंस शीट ऑफ दिस। अब बैलेंस शीट, यहां क्या लिखो? बैलेंस शीट ऑफ दिस। आगे क्या लिखूं? क्या लिखो यहां पर? एज एट या एज ऑन? एज ऑन लिखते हैं या एज एट लिखते हैं? ओके, मतलब पहले एज ऑन था, अभी एज एट आया क्या? कि दोनों सही है? एज ऑन एज दोनों सही है या अब चेंज आ गया है? अच्छा बताओ, ये सिर्फ बता दूं या लॉजिक पे जाऊं? देखिए, मैं बदनाम हूं लॉजिक के लिए, पहले बोल दूं। और लॉजिक पर हर कोई मेरा लॉजिक अफोर्ड नहीं कर पाता, ये भी बात है। आपको दो कैटेगरी बच्चे मिलेंगे, एक जो मेरी तारीफ बहुत बहुत करेंगे, सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, या बहुत ही लॉजिकल चलते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाते हैं, डेप्थ पे चले आते हैं, थोड़ा थोड़ा ये भी होता है। और एक को ये सब संपट नहीं पड़ता, वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो बच्चे भी होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं सर का लेवल हाई है। जैसा आप चाहोगे, मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूँ, किसी भी लेवल तक, किसी भी लेवल तक, नीचे ऊपर कहीं भी, और मॉडरेट भी चल सकता हूँ। तो या तो इसे बता दूं कि ये सही है, या फिर इसका लॉजिक भी बताऊं। तो देखिए बेटा, आपका बर्थडे होता है या आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या बर्थ टाइम सेलिब्रेट करते हैं? आप जो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे या बर्थ टाइम? बर्थडे से रात को 12 बजे से आपका बर्थडे शुरू होता है। आपको मुक्के पढ़ना शुरू कब से होते हैं अपने हॉस्टल में? वो बर्थडे बम पढ़ते हैं? नहीं पढ़े कभी? तो वो कब शुरू होते हैं? रात को 12 से अगले दिन रात को 12 तक बर्थडे चलता है। 10 केक करते हैं, 5 केक करते हैं, तो वो सब पूरे दिन मनाते हो, बर्थडे होता है। बर्थ टाइम नहीं मनाते हो क्या? बर्थ डे मनाते हो। तो बर्थ डे अलग होता है, वो बर्थ टाइम। आपका जन्म यदि दिन में 2:33 पे हुआ, तो कभी भी केक 2:33 किसी ने काटा है क्या आज तक? पूरे दिन कभी भी जब टाइम मिले, शाम को जब पार्टी हो तब कट जाता है। तो आप बर्थ टाइम सेलिब्रेट नहीं करते हो, बर्थ डे करते हो। ठीक है, अच्छा P&L फॉर द ईयर होता है या किसी एक दिन का होता है? P&L फॉर द ईयर होता है, पूरे साल भर का। बैलेंस शीट कब की होती है? बैलेंस शीट कब की होती है? लास्ट डे 31 मार्च की, बोलो 31 मार्च। उस पर्टिकुलर जोर से बोलो, पर्टिकुलर डे की। यही गलती दुनिया कर रही थी सैकड़ों सालों से, जो आप कर रहे हैं। आप गलत नहीं है, ये गलती जो आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया सैकड़ों साल से यही गलती करी थी। बैलेंस शीट आप मानते थे बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन की है, वो इंटायरली रॉन्ग है। बैलेंस शीट पूरे दिन भर की नहीं होती। बैलेंस शीट दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की होती है। बैलेंस शीट फॉर द एंटायर डे नहीं होती। जो आपने कैश लिखी है बैलेंस शीट में, वो कैश कब की है? पूरे दिन भर की, या शाम को 6 बजे बैंक बंद हुआ तब की? बैंक बैलेंस कब का लिखा आपने? पूरे दिन भर का बैंक बैलेंस लिखा, या शाम को 6 बजे था वो लिखा? दिन भर कुछ और रहा, शाम को 6 बजे कुछ और हो गया, तो कौन सा लिखोगे? तो आप बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी कब की लिखते हो? पूरे दिन भर की, या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की? तो बैलेंस शीट फॉर द डे कैसे हो सकती है? आप जो डेटर लिखते हो, डेटर्स, वो कब के होते हैं? पूरे दिन भर के, या शाम को 6 बजे जिससे लेना बाकी है वो? यानी जिस टाइम आपके बिजनेस आवर्स क्लोज हो रहे हैं, जिस टाइम पर आपका बिजनेस बंद हो रहा है, उस
उस वक्त की असेट और लाइबिलिटी लिखी जाती है। उस वक्त की, होटल है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट रात को 11 बजे तक चलता है, तो 31 मार्च को रेस्टोरेंट कितने बजे बंद हुआ होगा, तो कैश कब की लिखोगे, 31 मार्च की रात को 11 बजे की लिखोगे। इसका मतलब बैलेंस शीट कब की बनती है, पूरे दिन भर की या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की। तो बैलेंस शीट एज ऑन मतलब पूरा दिन होता है, और एज एट, एज ऑन, एज एट क्या ज्यादा सही है, एज एट सही है, एज ऑन गलत था। बेटा आप गलत थे। आप सोचो, दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा वर्ल्ड एज ऑन लिखते आ रहा है कितने सालों से, अभी 4-5 सालों से इनको पता पड़ा कि हम गलत हैं, एज ऑन गलत है। तो अब कभी भी एज ऑन लिखना मतलब क्राइम होगा और आपका एक नंबर तुरंत कट हो जाएगा। एज 31 मार्च 2024 ऐसे लिखेंगे आप। तो बैलेंस शीट पूरे दिन भर की नहीं, दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? इसलिए बैलेंस शीट में बदल गया, एज ऑन वर्ड नहीं आता है, एज एट ही आता है। प्रोप्राइटी में तो अभी भी चल रहा है एज ऑन, रफ में आप एज ऑन लिखो, वर्किंग नोट में एज ऑन लिखो, लेकिन प्रॉपर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 बनेगी तो उसमें एज ऑन नहीं, एज एट ही आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका ठीक है। ऑनलाइन बेटा क्लियर है? ऑनलाइन को क्लियर है बेटा? ऑनलाइन आर यू कंफर्टेबल? ओके बेटा, थैंक यू। ये हुआ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट मैं आपको ऊपर सबसे पहले रुपीज, आप बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसमें बैलेंस शीट आपको पता है इन लैक्स, इन करोड़, इन थाउजेंड होती है। क्या ये बात पता है आपको? तो मैं लिखेंगे रुपीज इन लैक्स या रुपीज इन करोड़, रुपीज इन थाउजेंड, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो ऊपर लिख देंगे कि हम, यदि यहां पर 80 लिखा है इसका मतलब क्या, ये 80 रुपया है, ये 80 लाख है, वो ऊपर पढ़ लो 80 लाख है। यदि ऊपर करोड़ है तो मतलब ये 80 नहीं, 80 रुपया नहीं, 80 करोड़ है। तो ऊपर आपको अमाउंट लिख देना चाहिए। और रुपीज, यदि बैलेंस शीट डॉलर में है तो फिर डॉलर आएगा, और बैलेंस शीट रुपीज में है तो फिर रुपीज आएगा। तो रुपीज इन, चूंकि हम इंडिया में है तो हम रुपीज में बना रहे हैं, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन थाउजेंड, जो भी हो वो लिखना होगा आपको सबसे ऊपर। अब बैलेंस शीट में ये तो आपने देख लिया, यहां आता है पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। वैसे आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर का लोड लेने की जरूरत नहीं, पर हम एक बार फॉर्मेट देख रहे हैं तो लिख लें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर। अमाउंट ऑफ, अब यहां पर चूंकि हम डिवीजन 1 वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं कि 2 वाली, 1 वाली, तो बेटा यहां असेट पहले आएगी, इक्विटी पहले आएगी, इक्विटी। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये आपका, इसको बेटा कहते हैं, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, इसको मेजर हेड, इसको बोलते हैं मेजर हेड। ये क्या है? मेजर हेड। ये है मेजर हेड। इक्विटी लायबिलिटी क्या है? मेजर। मेजर हेड के अंदर सब हेड्स होते हैं, जैसे ए शेयर होल्डर, ये क्या है? ये बेटा सब हेड है। ये है सब हेड, ये सब हेड है, ये सब हेड है। इक्विटी लायबिलिटी मेजर हेड है, शेयर होल्डर फंड उसमें सब हेड है। इसमें आता है नंबर 1 शेयर, ये क्या है? आइटम। ये क्या है? सब हेड के अंदर लिखने वाले आइटम। ये बेटा वो फिल्मी वाला आइटम नहीं, आइटम सॉन्ग नहीं, ये आइटम मतलब कौन सा आइटम? बैलेंस शीट के आइटम। शेयर कैपिटल क्या है? आप आइटम मतलब वो मलिका शेरावत, या आपको तो खैर आपकी मम्मी के पापा के जमाने की है, अभी तो कौन है?
नोरा फतेह अली खान, वो फिल्मों में जो एक ही डांस होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे बेलेरा, तुमने भी सारे हमारे सपने चकनाचूर कर दिए। अरे उसका तो टेक्निकल नेम है, आइटम डांस नहीं बोलते, आइटम सॉन्ग। चलो छोड़ो, आपको पता नहीं, मतलब अभी छोटे बच्चे हो तो अभी आपको आइटम का मतलब पता नहीं। पर बेटा ये शेयर कैपिटल क्या है? शेयर होल्डर फंड का एक, अब समझ में आ गया। इसके बाद क्या आता है? यस, आपको बैलेंस शीट पता है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका बनेगा नोट नंबर 1, इसका बनेगा नोट नंबर 2। अब शुरुआत होती है बेटा, हम क्योंकि अभी आपके और मेरे बीच की ट्यूनिंग पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ शुरू कर सकते हैं। देखिए, मुझसे हमेशा बच्चों को यदि तकलीफ होती है तो शुरू के 4-5 दिन तकलीफ होती पढ़ने में, एक बार वो टाइम निकल गया तो फिर वो बच्चों को फिर जो ट्यूनिंग बनती है फिर वो उसमें उसको कभी दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए शुरुआत में मैं थोड़ा सा मेरी स्टाइल जो भी अलग हो, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को मुझसे ट्यून अप होने में, वो भी 5-6 दिन लगते हैं। चलिए, शेयर कैपिटल, पहले शेयर होल्डर फंड, इक्विटी लाइबिलिटी शुरू करते हैं। इक्विटी लाइबिलिटी, क्योंकि हम हर चीज को समझ के चलते हैं, एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज। इक्विटी लाइबिलिटी बेटा, पहले क्या होता था? पहले की बैलेंस शीट बताऊं? ऐसी होती थी, टी फॉर्म होती थी ना, इधर ऐसी होती थी। आज भी पार्टनरशिप में होती है ना ऐसी। यहां क्या लिखते थे और यहां क्या लिखते थे? यहां पर शेयर कैपिटल आती थी पहले, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आते थे, फिर यहां डिवेंचर आते थे, फिर यहां क्रेडिटर्स आते थे। अब बेटा पहले ये बैलेंस शीट बनती थी, ऐसी बैलेंस शीट पहले बना करती थी। ये है टी फॉर्म, ये टी फॉर्म, ये बैलेंस शीट की गलतियां हैं, इस बैलेंस शीट को गलत माना गया, लेकिन काफी समय बाद पता पड़ा कि हम इसको भी क्या मान रहे हैं? लाइबिलिटी, जबकि ये लाइबिलिटी नहीं है। बेटा सुनो, आप कुछ सोचो, आपने 30 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस चालू किया, 30 लाख लगा के बिजनेस चालू किया आपने, ठीक है भाई, वो तो आपने 30 लाख लगा, फिर आपने 20 लाख का लोन लिया, तो आप लाइबिलिटी किसको कहोगे? कि हमें भाई मेरे ऊपर इतनी लाइबिलिटी है, किसको कहोगे आप? लोन को, अपनी कैपिटल को थोड़ा लाइबिलिटी बोलता है कोई, है ना? हमने उधार माल खरीदा 5 लाख का, तो उसको क्या कहोगे आप? लाइबिलिटी है। 30 लाख जो आपने लगाया, क्या उसको आप लाइबिलिटी कहोगे? या मुझे 30 लाख देना है, या मुझे 30 लाख देना है, बोलोगे क्या? लोन है वो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है वो, लेकिन कैपिटल कभी लाइबिलिटी। तो बेटा फिर आप जब कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है तो इस लाइबिलिटी साइड में इसे क्यों दिखाया सालों तक? ये अकल दुनिया को बाद में आई कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल भी दिखाया करते थे, जबकि ये लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी तो सिर्फ ये है, पर लाइबिलिटी साइड में हम ये भी दिखाते थे और ये भी दिखाते थे, जबकि रिजर्व सरप्लस वो भी लाइबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोचो, आप किसी दुकान के मालिक हो, आपने 30 लाख लगाया, वो आपकी कैपिटल है, वो आप लाइबिलिटी नहीं मानते, मान लिया। आपने 5 लाख प्रॉफिट कमाया आपके बिजनेस ने, वो भी प्रॉफिट नहीं रखा है, वो तो आपका प्रॉफिट है। जो आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, क्या वो आपकी लाइबिलिटी है? बोलो, आपके बिजनेस ने 5 लाख प्रॉफिट अर्न किया, आप किसी बिजनेस के प्रोप्राइटर हो, आपके बिजनेस से 5 लाख प्रॉफिट कमाया, तो क्या वो लाइबिलिटी में लिखते हैं अपन? वो लाइबिलिटी। तो प्रॉफिट और कैपिटल कभी लाइबिलिटी नहीं होते हैं, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट में, टी फॉर्म वाली बैलेंस शीट में, इसको भी किस हेड में डाल दिया करते थे? लाइबिलिटी में। तो अब माना गया कि हम बेवकूफ थे, वो बैलेंस शीट हमारी बेवकूफी का नमूना है, तो ये गलत है। क्या किया जाए? अब इसको क्या बोला जाए? इक्विटी, और इसको क्या बोला जाए? लाइबिलिटी। हाँ बेटा, ऑनलाइन से कुछ है? हाँ बेटा वो है उसको, लेकिन हम प्रैक्टिकली लाइबिलिटी नहीं मानते। एंटिटी कॉन्सेप्ट में, एंटिटी कॉन्सेप्ट में उसको लाइबिलिटी, भली वो हम है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, फिर भी उसको ऑनर के बिल हमें चूंकि वापस देना नहीं होती, प्रैक्टिकल सेंस में वो लाइबिलिटी नहीं है। और बैलेंस शीट से हम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कितना दायित्व है जो हमें चुकाना है, तो उसको लाइबिलिटी नहीं मान सकते। बिजनेस में हिसाब से तो लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट से तो लाइबिलिटी है। वो एंटिटी कॉन्सेप्ट से लाइबिलिटी है, पर प्रैक्टिकल पॉइंट से लाइबिलिटी, क्योंकि हमें चुकाना नहीं है। क्या ये तो चुकाना है, ऐसा लोड नहीं है ना। कंपनी दिवालिया किसकी वजह से होती है? लाइबिलिटी की वजह से या कैपिटल की वजह से?
लाइबिलिटी की वजह से होती है। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी, इसको थोड़ा बोलते हैं लाइबिलिटी। जब प्रैक्टिकली इसको लाइबिलिटी नहीं बोलते तो लाइबिलिटी दिखाते क्यों हो? तो अब अकल आई कि नहीं, अब इसको कहां दिखाया जाए? इक्विटी में। और इसको कहां दिखाया जाए? तो अब हमारी बैलेंस शीट अब सही बन रही है। अब बैलेंस शीट में इक्विटी और लायबिलिटी को डिस्टिंग्विश करके दिखाया गया है। ये क्या है? इक्विटी। ये क्या आ रही है? इक्विटी। और अभी क्या आने बची है? तो हमने अभी तक क्या लिखा है? इक्विटी लिखी है, अभी लायबिलिटी आना बची है। तो अब यहां पर आएगी लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी के पहले एक और पॉइंट आएगा, फिर मैं दिखाता हूं। सी में आएगी लायबिलिटी। अब क्या शुरू, ये तो हुई इक्विटी, अब क्या आएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी में दो तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है पहले, और यहां होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये बेटा लायबिलिटी है, ये इक्विटी नहीं है। ये थी इक्विटी और ये है लायबिलिटी, इसलिए हमने हेडिंग क्या दिया ऊपर? इक्विटी और लायबिलिटी या इक्विटी एंड लायबिलिटी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये है ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड मालिक लोगों का लगाया पैसा, और ये है बाहरी दायित्व। वो ऊपर है शेयर होल्डर फंड, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स फंड। मालिक लोगों द्वारा लगाया गया, मतलब ऑनर ने, मालिक लोगों ने कंपनी में कितना पैसा लगा रखा है, वो ये है बेटा। नहीं मतलब वो ना प्रैक्टिकल पॉइंट से देखना पड़ता है ना। हाँ, शेयर के। अब नॉन करंट लायबिलिटी मतलब, नॉन करंट मतलब मोर देन ए ईयर, और करंट मतलब लेस देन ईयर। जो लायबिलिटी विद इन ए ईयर चुकाना पड़े, विद इन ए 12 मंथ चुकाना पड़े, वो करंट लायबिलिटी है। और जो लायबिलिटी को चुकाने में मोर देन 12 मंथ का समय हो, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। वैसे आपने कहा, मैंने मान भी लिया, उतना सही भी सोच सकते हैं, पर वो उसके लिए 12 मंथ ही एक मात्र क्राइटेरिया नहीं है, और भी है। वन बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं उसको, वन बिजनेस साइकिल। पर मैं उतनी डेट में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाएगा, उतना काफी है। आपके कंफर्ट के हिसाब से वो ठीक है। लायबिलिटी पेबल विद इन ए ईयर इज करंट लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी पेबल बियॉन्ड 1 ईयर इज नॉन करंट लायबिलिटी। वो है लॉन्ग टर्म, ये है शॉर्ट टर्म। लेकिन ऐसी लायबिलिटी जो ना लॉन्ग टर्म है, जो ना लायबिलिटी है ना इक्विटी है, ऐसी चीज भी है बीच में जो ना लायबिलिटी है ना इक्विटी है, ना इक्विटी ना लायबिलिटी, तो उसको बीच में फंसा दो। ये है क्या? इक्विटी। ये है क्या? लायबिलिटी। और बीच में कुछ और आने वाला है। ऐसी चीज जो ना इक्विटी है, मतलब जो ना ऑनर्स फंड है और न ही लायबिलिटी है, एक चीज ऐसी भी है, शायद आपको पता हो। वेरी गुड, सुपर। अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यस, ऑनलाइन से भी जवाब मिला। गुड गुड गुड। आयुष, कार्तिकेय, महक, श्रद्धा और आयुष सिंह, हाँ, इन लोगों ने सही जवाब दिया। इधर ऑफलाइन से भी जवाब मिला है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर। बेटा सुनो, ये न लायबिलिटी है ना इक्विटी, कैसे? ये दोनों नहीं है, तो उसको दोनों के बीच में रखा है, सैंडविच बना दिया। सैंडविच की चटनी, सैंडविच नहीं, सैंडविच की चटनी बना दिया, सैंडविच का मसाला। कैसे? देखो, हमारी कंपनी बेटा, आप तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपने मनी दी है, मैंने आपको शेयर अलॉट कर दिया, मैंने आपको शेयर अलॉट कर दिया, तो आप क्या बन गए? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, मींस ऑनर। तो आपकी मनी तो कहां गई? ऑनर्स फंड में आ गई। लेकिन बेटा हमें फंड्स की जरूरत थी, तो हमने एक पब्लिक इशू लाया और हमने पब्लिक से मनी ली। लाओ लाओ एप्लीकेशन मनी लाओ। हमने 30 करोड़ और ले लिए, अभी लेकर एक अलग से बैंक खाते में पड़े हैं,
उसको हमें एक अलग बैंक खाते में रखना पड़ेगा तब तक जब तक कि अलॉटमेंट, तो अभी मनी मिली है, एप्लीकेशन मनी मिली है, पर हमने अलॉटमेंट नहीं दिया और मनी बैंक में रखी है। तो बताओ वो क्या व्यक्ति, जो लोग हैं जिन्होंने हमें मनी दी है, एप्लीकेशन मनी, क्या वो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो चुके? जब तक मैं शेयर अलॉट ना कर दूं वो मेरे शेयर होल्डर नहीं है, वो ऑनर की कैटेगरी में, वो अभी सिर्फ एप्लीकेंट हैं। क्या है? एप्लीकेंट। आप है ऑनर, मालिक, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, वो कौन है? अभी तो कंपनी के बाहर है, वो शेयर होल्डर है ही नहीं, वो तो एप्लीकेंट है। तो वो अभी, जब वो, उनकी मनी ऑनर्स फंड है या नहीं है? उनकी मनी इक्विटी है या नहीं? इक्विटी मतलब ऑनर्स फंड। अभी उनकी मनी, वो ऑनर ही नहीं है, तो ऑनर नहीं है, इक्विटी शेयर नहीं है, तो उनकी मनी अभी इक्विटी में भी नहीं आएगी। पर क्या उनको सबको रिफंड करना है मुझे, कि मनी एडजस्ट करनी है? अलॉटमेंट में मनी क्या करूंगा, क्या रिफंड करनी है या उसके बदले उनको शेयर देने हैं? तो मेरी लाइबिलिटी भी नहीं है। लाइबिलिटी किसको कहते हैं? जो मुझे मनी वापस करना हो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। डिवेंचर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे मनी वापस देनी है। पर 30 करोड़ वापस करना है क्या, कि उसके बदले शेयर इशू करना है? तो क्या वो मेरी लाइबिलिटी है? नहीं। क्या वो मेरी इक्विटी है? तो दिस अमाउंट इज नाइदर इक्विटी नॉर लाइबिलिटी, इसलिए उनको दोनों को बीच में रखा गया। इज इट क्लियर? तो इतना, तो ये हुआ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। ये आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, मैंने कहा ना मैं थोड़ा डेप्थ में ज्यादा जाता हूं, उससे आपका आईक्यू लेवल इंप्रूव होगा और ठीक है, मुझे आगे पढ़ाने में मदद मिलेगी। अब देखिए, ये मैं आपको एक एक चीज को बताने जा रहा हूं बारीकी से, जिससे टाइम भले लगता है लेकिन आपका डेफिनेटली कुछ नॉलेज लेवल इनरिच होगा। अब देखिए, ऐसा क्यों कि शेयर होल्डर फंड पहले, फिर ये और फिर ये? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं? करंट लायबिलिटी पहले क्यों नहीं आ गई, इक्विटी बाद में क्यों नहीं आ गई? क्यों इक्विटी को पहले रखा गया और करंट लायबिलिटी को सबसे लास्ट में आ गया? क्या जिसने फॉर्मेट बनाया उसके दिमाग में कुछ चल रहा था ये लिखते वक्त, या बस जो पहले लिखना मन से हुए, पहले इक्विटी पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, कि कुछ सोच समझ के फॉर्मेट बनाया गया? कौन सा फंड बहुत समय बाद वापस करना है, वो सबसे पहले लिया गया? कौन सा फंड ज्यादा परमानेंट है? कौन सा फंड कंपनी में आ गया सो कंपनी के पास लॉन्गर पीरियड तक रहेगा, परमानेंट रहेगा? शेयर होल्डर फंड क्या है? परमानेंट फंड, वो पहले आया। कौन सी मनी जल्दी ही जाएगी, वो नीचे लिखा। तो बताओ ये जो सीरियल है सही है कि नहीं? सबसे पहले क्या लिखा गया? परमानेंट फंड, जो एक बार आ गया सो आ गया, जल्दी ही वापस, इवन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी तक ये वापस जाने वाला शायद नहीं है। जो लॉन्गर पीरियड तक रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा, वो कौन सा फंड है? शेयर होल्डर फंड। और ये वापस करना जरूरी भी नहीं है, करो तो करो, ना करो तो मत करो। और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, डिवेंचर, क्या मनी वापस अभी करना है विद इन ईयर या 2-4 साल 5 साल बाद? तो ये फंड बहुत परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक परमानेंट है। और ये फंड तो बहुत कम समय के लिए हमारे पास में है, जल्दी ही वापस करना है। तो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, कौन सा फंड ज्यादा परमानेंट है वो पहले लिया गया, और जो कम परमानेंट है, जैसे मैंने एक लोन लिया, मुझे 6 महीने बाद वापस करना है, तो कहां लिखूंगा? तो ये शॉर्ट टर्म फंड है। एक लोन 6 साल बाद वापस करना है, नॉन। और शेयर कैपिटल वापस ही नहीं करनी है, तो कहां गई वो? परमानेंट फंड में आ गई। तो जो परमानेंट फंड है, जो मतलब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, कि ये सीरियल बनाया गया कुछ सोच समझ कर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ रीपेमेंट, यस, समझ में आया? डिसेंडिंग, जो भी ऑर्डर समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट, जो परमानेंट है वो ऊपर आया, जो लेस परमानेंट है वो बाद में आया। ये सोच रही होगी इस फॉर्मेट को बनाने वाले की। ठीक है, टाइम हो गया? 1 घंटा मिला कि 1.5 घंटा मिला आपने को आज? ओहो, 1 घंटे ही मिला आपने को? ऐसा लगता है स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तो। कोई बात नहीं, इसके बाद किसकी बेचे? टैक्स की है। ठीक है, तो आज इतना काफी है। आपको कुछ भी डाउट हो मैं अपना नंबर दे दूंगा, अभी दे दूं? अभी कौन सा डाउट आएगा आपको अभी? और कौन सा डाउट पूछ लोगे आप अभी? फिर भी लिखा देता हूं मेरा नंबर। यह है
मेरा नंबर एक ही नंबर है व्हाट्सएप। मैं इस पर कभी कॉल पिक नहीं करता, अननोन कॉल कभी पिक नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप रिप्लाई आपको सेम डे मिलेगा, सेम डे मिलेगा। विद इन 2 आवर मिल सकता है, विद इन 1 आवर मिल सकता है, विद इन 10 मिनट भी मिल सकता है, लेकिन एक दिन से ज़्यादा आपका कभी भी डाउट डिले नहीं होगा। एक दिन से बियॉन्ड जाना मेरे लिए शर्म की बात होगी। आपका डाउट है तो मैं, हाँ, बस आप मुझे व्हाट्सएप करें आपको, और जब लिखें तो कोशिश करें इंग्लिश में लिखें या फिर वॉइस मैसेज भेज दें। मुझे थोड़ा सा है ना, वो लिखते ना आप इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश बना के लिखते तो वो कहीं पर समझ नहीं पड़ती, आप बोलना क्या चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो, मुझे लिखना पड़ता भाई क्या ये सब 6 लाइन पढ़ के पूछता हूँ, बताओ तुमको डाउट क्या है। 6 लाइन बच्चा लिखता है, फिर मैं पूछता हूँ डाउट क्या। अरे भाई 6 लाइन में डाउट, तो आप समझो, या तो मुझे इंग्लिश में लिख दो या वॉइस मैसेज, या फिर एकदम क्लियरिटी से लिखो, आपके डाउट सेम डे सॉल्व होंगे। तो अभी हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कल भी लेक्चर लूँगा ताकि हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे कोई भी डाउट कुछ भी तरह का पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।